Hey guys, welcome to J Study Spot. आज के इस सेशंस के जरिए हम लोगों को एक अहम इशू को डिस्कस करना है जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कल से यानी 3 मार्च से ही आप लोगों का एचएस एग्जाम 2025 के लिए कंडक्ट होने जा रहा है। इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव में मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे लोगों ने काफ़ी मेहनत किया होगा, लेकिन इस मेहनत के बावजूद भी अक्सर व बेशतर स्टूडेंट अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे जो एक अहम रीज़न है वो है पेपर प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपके पास कितना नॉलेज आप रखते हो अपने पास, या आप कितने मेहनत कर रहे हो, या आपने किस तरीके से मेहनत और मुशक्कत से पढ़ाई किया है, ये एग्जामिनर के सामने पेश नहीं किया जाता। जिस चीज़ को एग्जामिनर चेक करता है और देखकर आपको मार्क्स देता है वो है आपका आंसर्स और आंसर शीट। तो यहां पर ये बात इंपॉर्टेंट हो जाता है हर स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने आंसर स्क्रिप्ट्स को अच्छे से प्रेजेंट करे। दैट इज पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन एक ऐसा हथियार है जिस हथियार के जरिए से आप दरअसल बहुत कम पढ़कर भी अपने मार्क्स को अच्छे से अच्छे नंबरात से गेन कर सकते हो। तो आज के इस सेशंस के जरिए हम लोग इन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोग बेसिक पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, जैसे ब्लंडर मिस्टेक्स डन बाय द स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ टाइम जो एक बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट इशू होता है स्टूडेंट्स के लिए, एग्जाम में टाइम से पेपर को कंप्लीट ना कर पाना, उसे भी आज हम लोग एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन, किस तरीके से आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करोगे, क्योंकि ओवरऑल आप नहीं जा रहे हो एग्जामिनर के पास और ना ही आपका नॉलेज एग्जामिनर के पास जा रहा है। जिस चीज को एग्जामिनर के पास जाना है वो है आपका आंसर। तो कैसे आप फर्स्ट साइट में एग्जामिनर को इंप्रेस करोगे अपने आंसर्स के जरिए से। एंड नेक्स्ट इज जनरल इंस्ट्रक्शन। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग इन्हीं चीजों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखना और एग्जाम में जाने से कबल इस वीडियो को जरूर से देख लेना और अपने तमाम दोस्तों और तमाम आसपास के स्टूडेंट के साथ जरूर से शेयर करना, ताकि वो बच्चे भी इन गलतियों से बचे और कहीं ना कहीं अपने मार्क्स को अचीव करने में कामयाब हो और अपने मार्क्स को इन्हांस कर पाए। तो आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है, इसलिए आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग तमाम स्टूडेंट्स के साथ, जो भी स्टूडेंट एचएस 2025 में अपेयर करने वाले हैं, उन्हें जरूर से शेयर करें। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे, जहां आपको लाइव एचएस के पेपर को दिखाते हुए किस तरीके से आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, किस तरीके से एसीक्यू लिखना है, किस तरीके से लॉन्ग आंसर्स को डील करना है, इन तमाम चीजों को हम लोग वन बाय वन करके चीजों को डील करेंगे। उससे पहले मैं अपने बारे आप लोगों को बता दूं तो आई एम मोहम्मद एहसान हु हैज सिक्योर्ड 97.2% in the HS examination which is conducted in the month of March 2023. The West Bengal Council of Higher Secondary Education also declared me as a state topper in Urdu medium category and rank 11 over the West Bengal. I have secured 486 marks out of 500 and this is, you can see, this is my result on the screen. नेक्स्ट अब हम लोग आगे की जानिब बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद हम लोग दरअसल देखते हैं कि वो क्या क्या ब्लंडर मिस्टेक्स है जो एक स्टूडेंट दरअसल अपने एग्जाम के टाइम पीरियड में करता है। पहला जो आप लोगों को करना है, फर्स्ट चेक योर आंसर स्क्रिप्ट बिफोर राइटिंग। जब भी आप लोगों को एग्जामिनर आपको आंसर्स देता है, पहले 15 मिनट पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। उस क्वेश्चन पेपर को लेने के बाद आप लोगों को किस तरीके से मैनेज करना है, अभी मैं आगे टाइम के डिवीजन में उसे डिस्कस करूंगा। लेकिन जैसे ही आपको एग्जामिनर आंसर शीट देता है, आंसर शीट में फौरन लिखने नहीं बैठना है। जब आंसर शीट आपको मिले तो आंसर शीट को दायां बायां ऊपर नीचे करके एक बार चेक कर लेना है कि कहीं फटा हुआ तो नहीं है ना आपका आंसर शीट, ये पहला चेक करना है। नंबर 2, फ्रंट पेज को सही ढंग से फिल करना है। कैसे फिल करना है फ्रंट पेज को, अभी हम लोग लास्ट में आपको लाइव पेपर दिखाकर शो करवाएंगे किस तरीके से आपको फ्रंट पेज को फिल करना है। नेक्स्ट, रॉन्ग वे ऑफ कट द आंसर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर लिखते समय जब
उनका कोई इशू हो जाता है तो वो आंसर को इस तरीके से काट देते हैं। याद रहे ये पेपर प्रेजेंटेशन में बहुत ही नेगेटिव रिमार्केबल बन सकता है। आप लोगों को जिस प्रोसेस को करना है वो ये है कि जहां पर आप लोगों का आंसर गलत होगा वहां पर आप लोग जस्ट एक मार्कर डाल दोगे, एक मार्क कर दोगे कि आंसर आपका गलत हो गया है। इस तरीके से काटा कुटी या इस तरीके से काटने की जरूरत आपको नहीं, वहां पे जस्ट एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कर देना है जो रिमार्क करेगा कि आपने इसे कट किया है। नेक्स्ट नंबर 4, इफ यू डोंट नो द शॉर्ट क्वेश्चंस देन लीव द प्लेस। आप लोग बहुत सारे लोग अक्सर ऐसे करते हैं, देन क्वेश्चंस को ऊपर नीचे कर देते हैं। याद रहे शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आप लोगों को सीक्वेंस को जरूर से फॉलो करना है, ये एग्जामिनर के लिए आसानी होता है। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस के नंबर को ऊपर नीचे करोगे तो एग्जामिनर के लिए मुश्किल होगा और एग्जामिनर आपके पेपर चेक करते टाइम ये बहुत ही कंफ्यूज हो जाएगा और उसे बहुत गुस्सा आएगा। तो इस तरीके से कोई भी काम आपको अपने आंसर शीट में नहीं करना है जिससे एग्जामिनर आपसे गुस्सा हो। नेक्स्ट नंबर 5, नॉट राइटिंग द प्रॉपर क्वेश्चन नंबर। अक्सर व बेशतर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर को ढंग से नहीं लिखते। अभी कैसे लिखना है क्वेश्चन नंबर को हम लोग लाइव पेपर में अभी आएंगे इस 2-4 स्लाइड के बाद, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको आंसर्स को लिखना है। नेक्स्ट नंबर 7, राइटिंग शुड बी प्रेजेंटेबल और रीडेबल। बहुत सारे स्टूडेंट्स राइटिंग बहुत ही तेजी के साथ बहुत गंदा कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से राइटिंग बनाने के चक्कर में वो क्वेश्चंस को छोड़कर आ जाते हैं। तो दोनों में से आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका राइटिंग बस प्रेजेंटेबल हो एंड रीडेबल हो, इतना ही रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। बहुत ना ही अच्छा बनाना है और ना ही बहुत खराब आपको करना है अपने राइटिंग को। तो ये बातों को यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे की जानिब बढ़े। नो नीड टू सेव द पेज। पेज को बचाने की जरूरत आप लोगों को एग्जाम हॉल में नहीं है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन फी दिया है, आपने एग्जाम में जो सीट में आपको लिखना है उसके लिए ऑलरेडी आपने फी को पे किया है। तो वहां पर आपको सीट बचाकर छोटा छोटा लिखकर या आप मार्जिन ना टानकर यहां पर इस तरीके से आप नहीं करेंगे, ये प्रेजेंटेशन को पुअर बना देता है। नेक्स्ट नंबर 9, नॉट टू राइट द आंसर इन इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज में आंसर लिखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, तो जैसे कि हम लोग रोमन उर्दू जैसे व्हाट्सअप टाइपिंग का भाषा कहते हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें पेपर्स को लिख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आइदर आपको इंग्लिश में लिखना है और उर्दू में लिखना है, और हिंदी और बंगाली जो भी आपका मदर टंग है उसमें जिसमें आपने पढ़ा है उस पर आप लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश में आंसर नहीं लिखना है। नेक्स्ट नंबर 10, नॉट राइट द इमोशनल सेंटेंसेज इन द आंसर स्क्रिप्ट। बहुत सारे बच्चे इमोशनल सेंटेंसेज लिख देते हैं कि सर मैं पढ़ाई नहीं कर पाया था, मेरे घर पे इशू था, प्लीज मुझे पास कर दो वरना ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से सेंटेंस आपको नहीं लिखना है। अगर आप इस तरीके से करते हो देन स्ट्रिक्ट एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 11, नॉट टू राइट द आंसर इन अ सीरियल नंबर। बहुत सारे बच्चे सीरियल नंबर में आंसर्स को, शॉर्ट क्वेश्चंस को नहीं लिखते हैं, तो ये गलती से आप लोगों को बचना है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने के बाद आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि आप लोगों को डिवीजन ऑफ टाइम दिखाया गया है। डिवीजन ऑफ टाइम जो कि एक बहुत ही अहम मसला होता है स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरीके से वो टाइम को डिवाइड करें। तो पहला आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आप लोगों को जो फुल टाइम मिलेगा वो है 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। याद रहे ये 3 आवर्स एंड 15 मिनट का टाइम पीरियड है। इसे बहुत ही स्मार्टली एंड स्ट्रैटेजिकली आप लोगों को इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपने 12 साल 12 ईयर्स जो मेहनत किया है वो मेहनत आपका यहीं पे डिपेंड करता है। तो बहुत ही स्मार्टली दोस्तों के चक्कर में या किसी के चक्कर में आपको उस एग्जाम हॉल में नहीं पढ़ना है। आपको पूरा 3 आवर्स एंड 15 मिनट को बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट तरीके से परफॉर्म करना है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर पाओ। पहला जो 3 आवर 15 मिनट का जो 15 मिनट होगा जिसमें सिर्फ आपके हाथों में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद आप लोगों को अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइज किस तरीके से करना है तो मैं आपको एक बार फिर से समझाता और बताता चलूं कि मान लो आपका ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर में पहले आपका एमसीक्यू होता है, दूसरा आपका SAQ होता है और तीसरा आपका LAQ होता है। क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको और 15 मिनट पहले और 15 मिनट आपको यहाँ पर जो एग्जामिनर काउंसिल ने दिया है, ये क्वेश्चन पेपर को लेकर बैठने का वक्त नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है और अपने देखना है आप कौन से क्वेश्चंस पे कंफर्ट फील कर पा रहे हो। पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलते ही 15 मिनट के अंदर पूरे क्वेश्चन पेपर को शॉर्ट आउट कर लेना है। किस तरीके से, पहला आप लोग MCQ में जाओगे और MCQ में याद रहे
क्वेश्चन पेपर में कोई भी बच्चे किसी भी तरह के सेंटेंस या आंसर्स को फिल नहीं करेंगे। ये काउंसिल के द्वारा स्ट्रिक्ट मना किया जाता है। और अगर स्ट्रिक्टली टीचर आपके साथ प्रेजेंट करें, स्ट्रिक्टली टीचर आपके साथ बिहेव करें, तो वो आपके टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं, यानी आपसे पेपर लेकर वो आपके पेपर को या तो कैंसिल कर सकते हैं या फिर वो दरअसल आपको आधा घंटे के लिए बैठा भी सकते हैं। तो ऐसा काम आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। पेपर में आंसर नहीं लिखना है, ये बात आप लोग साफ साफ समझ ले, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि आप ये आंसर लिख के दूसरे को पास कर दोगे और इस तरीके से ये रूल को वायलेट करता है। तो इस तरीके से आंसर लिखने को सख्ती से मना किया जाता है। तो पहले आप लोगों को करना ये होगा कि एमसीक्यू पढ़ना है। एमसीक्यू जब आप लोग पढ़ोगे और आंसर वहां पे जब आपके माइंड में क्लिक करेगा, तो आप जस्ट वहां पे डाउट क्लिक कर देना कि ये आंसर का ए बी सी डी में ए इसका आंसर है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है। वहां पे जस्ट एक डाउट बूंद डाल देना ताकि वो सिर्फ आपको दिखे और आपको आंसर स्क्रिप्ट मिलते ही आप वहां पर फिल आउट करना शुरू कर दो। तो ये काम आपको एमसीक्यू में करना है कि आपको जो 3 और 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, ए बी सी एंड डी, उसमें से जो भी आपका होगा आंसर, उसके ऊपर आप जस्ट एक पॉइंट क्लिक कर दोगे ताकि आपको ये बात याद रहे और आप इजीली चीज़ों को वहां पर आंसर स्क्रिप्ट मिलने के बाद आप लिख पाओ। तो ये बात आप लोगों को सख्ती से याद रखना है। एसीक्यू की सूरत में जब आते हैं तो एसीक्यू को आप लोगों को पढ़ना है और वहां पे अपने लिए कुछ मार्क करना है। याद रहे एमसीक्यू और एसीक्यू गलत नहीं भरना है। अगर आपको कोई एसीक्यू या एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा है, उसे गोल कर देना है और गोल करके उसके लिए वेट करना है। बाद में लास्ट में तमाम आंसर को लिखने के बाद आप वहां पे एक बार चेक कर लोगे और अगर आपको याद आता है या अगर आपको आसपास से कहीं से पता चलता है तो आप लोग दरअसल उसके बाद लिखना, लेकिन गलत करके काटा कूटी नहीं करना। ये प्रेजेंटेशन के अच्छे प्रेजेंटेशन के बहुत खिलाफ है और ये आपके प्रेजेंटेशन को बहुत ही पुअर बना देता है और ये एग्जामिनर के लिए बहुत ही परेशानी का बास बन जाता है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग सिंपली वहां पर जो आपको आंसर जिसका समझ नहीं आता है, उस एमसीक्यू के नंबर, जैसे कि 2 नंबर आपको समझ नहीं आ रहा है तो 2 नंबर पे आपने गोल करके रखा और आपको बाद में अगर मौका मिला तो कोई आपको बता सकता है तो बता देगा, वरना फिर आपको जो वहां पर लग रहा है वो आप लास्ट में करोगे, लेकिन पहले से काटाकूटी नहीं करना। सेम प्रोसीजर आपको एसीक्यू के साइड में भी फॉलो करना है। अभी मैं आपको लाइव पेपर दिखाऊंगा फिर आपको बताऊंगा। और एलईक्यू जो आपको 15 मिनट में करना है वो आपको 5 क्वेश्चंस करना होता है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में, एक्सेट्रा में। तो वहां पे जो 5 क्वेश्चन सीरियल वाइज करके आपको दिया जाता है, 3, 4 एंड 5, इन 5 में से जरूरी नहीं कि आप सीक्वेंस में फॉलो करो। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर व बेशतर बच्चे इसे सीक्वेंस में फॉलो करने के चक्कर में उसे पहला क्वेश्चन सही से याद नहीं होता और वो पहले ही क्वेश्चंस को लिख देते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पहला आंसर आपका इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर के ऊपर कि आप कितना जानते हो, कितने अच्छे से आंसर लिखे हो, कितना आपने पढ़कर आया है, कितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन है। तो याद रखना, लॉन्ग में पहला आपको वही आंसर लिखना है जो आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से आपने पढ़कर आया है। तो इसी तरीके से फिर आंसर्स को पहला वो करना है, चाहे वो 5 हो, 3 हो, 4 हो, कोई नंबर भी हो, लेकिन नंबर साफ साफ मेंशन करके आपको अपने रीडेबल और अपने जो भी आपने अच्छे से पढ़कर आया है पहले आप लोगों को एग्जाम में उसे लिखना है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है लॉन्ग के लिए, लेकिन शॉर्ट में आप सीक्वेंस को फॉलो करोगे जरूर से। ये बात हो गई आपके प्रेजेंटेशन एमसीक्यू और 15 मिनट को एनालाइज किस तरीके से करना है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट आपको जो मिलता है 3 आवर्स। 3 आवर्स को अगर हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 180 मिनट्स होता है, जिसमें से आपको पॉल साइंस, हिस्ट्री वगैरह में उर्दू और इंग्लिश का थोड़ा सा मसला अलग हो जाता है, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा करना होता है। अगर हम लोग पॉल साइंस और हिस्ट्री की बात करें तो यहां पर आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी 8 मार्क्स के होते हैं। तो 5 क्वेश्चन जो आपको करना है वो एक क्वेश्चन में अगर आप मैक्सिमम टाइम लेते हो तो 25 मिनट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 25 मिनट क्रॉस करोगे देन आप लोगों के लिए मसला हो जाएगा और आप आंसर्स को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एक आंसर 8 मार्क्स के लिखने के लिए मैक्सिमम आप 3 to 4 पेजेस जा सकते हो, लेकिन 3 से 4 पेज के एक्स्ट्रा आप लोगों को नहीं जाना है, वरना आप टाइम एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लोगे और दूसरा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो इस तरीके से आप 25 into 5 अगर करते हो तो 125 मिनट आपका निकल कर आता है। अभी भी आपका 55 मिनट बचता है। इस 55 मिनट में 45 मिनट में आपको एमसीक्यू और एसएक्यू करना है और 10
10 मिनट आप अपने आंसर को रिव्यू करोगे कि कहां पे क्या आप ऐड कर सकते हो, कौन सा क्वेश्चन एमसीक्यू में एसक्यू में छूटा है, किसे किस तरीके से फिल कर सकते हो, कौन सा किसका आंसर सही होगा, ये एनालाइज करोगे आप 10 मिनट के अंदर। यानी ये 5 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट में एक क्वेश्चन और इज इक्वल टू 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125 मिनट एंड 55 में 45 मिनट में एमसीक्यू एंड एसक्यू करना है और फिर आपको 10 मिनट के अंदर अपने आंसर्स को चेक करना है, एक बार रिव्यू कर लेना है। लेकिन हम लोग बात करें उर्दू की, तो उर्दू में आपको टाइम थोड़ा सा कम मिल जाता है। वहां पे टोटल आपको 9 लॉन्ग क्वेश्चंस करने के होते हैं, 9, जिसका क्रेडिट होता है 5 मार्क्स। तो वहां पे आपको टाइम थोड़ा सा कम लगाना है और वहां पर आपको 15 मिनट के अंदर अंदर 15 मिनट के अंदर अंदर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चंस एट एनी कॉस्ट कर लेना है, क्योंकि यहां पर लिखने को ज्यादा होता है और आप यहां पर आके मामला फंस जाएगा आपका, अगर आपने सही ढंग से उसे नहीं लिखा होगा तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना है। तो किस तरीके से यहाँ पे टाइम को मैनेज करना है, इकोनॉमिक्स के लिए भी सेम काम होगा आपका कि एक लॉन्ग के लिए आप 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दोगे, वरना आपके लिए मसला हो जाएगा। तो ये इकोनॉमिक्स हो गया एक, उर्दू हो गया एक, और बाकी जो दीगर सब्जेक्ट्स है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए मैंने आपको स्ट्रैटेजी बना दिया है। आप अपने हाथ में एक घड़ी रखोगे, एक वॉच रखोगे, जिसको आप एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, और अगर आप याद रहे 2 से 3 मिनट अप एंड डाउन करते हो, देन आखिर में जाकर आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको मसला हो जाएगा जो लास्ट आप लिखोगे। तो इसलिए ध्यान रखना है, एकदम स्ट्रिक्टली टाइम को फॉलो करना है, देन आप इजीली देख पाओगे कि आप टाइम से ही अपने आंसर शीट को कंप्लीट कर पा रहे हो। नेक्स्ट यहां का जो 10 मिनट बचा है, इसे हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, अभी हम लोग आगे जाकर इसे समझेंगे डिटेल में। नेक्स्ट यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। प्रेजेंटेशन में क्या क्या बातों को आपको ध्यान रखना है, पहला प्रॉपर नंबरिंग करना है क्वेश्चंस का आपको। दूसरा व्हेन टू राइट पीटीओ, पेज टर्न ओवर। अक्सर वो बेशतर बच्चे हर पेज में पीटीओ लिख देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। उस पेज में ही आपको पीटीओ लिखना है जहां पर आप आंसर लिख रहे हो, लेकिन वो आंसर आपका कंप्लीट नहीं, वो नेक्स्ट पेज में जा रहा है, तो वहां पर आप पीटीओ लिख सकते हो, अदरवाइज ये कोई जरूरी नहीं है। नंबर 3, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो होता है वो मैथ्स के लिए होता है, वो आप लोगों का नहीं है, थ्योरम भी मैथ्स के लिए है। नेक्स्ट नीट हैंड राइटिंग, आपको हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन रखना है, काटा कुटी आपको छोटा छोटा, या आपको मतलब वहां पर किसी भी तरह का अनटीडनेस नहीं रखना है, आपको किसी भी तरह का कोई गंदगी आंसर क्वेश्चन लिखने में नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रहे। ज्योग्राफी अगर आपका है तो उसमें आपको डायग्राम जरूर से मेंशन करना है, चाहे वहां क्वेश्चन पे मेंशन किया हुआ हो या ना हो। नेक्स्ट अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट डेट, प्लेट्स एंड इवेंट को। अगर आप हिस्ट्री लिख रहे हो, पॉल साइंस लिख रहे हो, उर्दू लिख रहे हो, तो वहां पर आप जो इंपॉर्टेंट चीज लिखोगे, जो इंपॉर्टेंट आंसर्स के पॉइंट में आपने जो लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, उसे जरूर से हाईलाइट कर देना। एग्जामिनर के पास इतना वक्त नहीं होता कि आपके वो एक एक लाइन को पढ़े, तो अगर आप उसे हाईलाइट कर दोगे तो एग्जामिनर के लिए बहुत ही आसानी होगा, और जब उनके लिए आसानी होगा तो आपको वो समझ पाएंगे आपने फैक्ट्स भी याद किया है, क्योंकि आपने फैक्ट्स अपने आंसर में मेंशन किया है। तो ये काम आप जरूर से करना। नेक्स्ट 4 साइड से आपको मार्जिन टानना है, कैसे टानना है भी हम लोग आगे प्रैक्टिकली देखेंगे। नेक्स्ट आपको आंसर्स को लिखना है पॉइंटर्स में। याद रहे अक्सर व बेशतर बच्चे जो है वो आंसर्स को लिख देते हैं पैराग्राफ के फॉर्मेट में, इससे एग्जामिनर के लिए भी मसला हो जाता है, और आप बहुत लॉन्ग भी लिखोगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देना चाहेंगे। अगर आप उसी चीज को पॉइंटर्स में लिखते हो, पॉइंट बना करके, तो एग्जामिनर उसमें पॉइंट को क्लिक करते हुए आपको मार्क्स दे देता है। तो यहाँ पे आप लोगों को मार्क्स में आंसर लिखने के दरमियान में पॉइंटर्स को प्रीफर करना है। नेक्स्ट राइट 1 पॉइंट एक्स्ट्रा देन मार्क्स, जितना भी मार्क्स होगा उससे एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने की कोशिश करना है, और अगर नहीं आता है तो कोई बड़ी मसले की बात नहीं है। नेक्स्ट नंबर 11, यूज 1 to 4 द बुलेट पॉइंट्स इंस्टीड ऑफ स्टार। बहुत सारे बच्चे जो है वो स्टार मार्क को पॉइंटर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, आपको पॉइंट्स की जगह पे रोमन नंबर या सीरियल नंबर को इस्तेमाल करना है, स्टार मार्क को इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट यूज ब्लू पेन एंड राइटिंग एंड ब्लैक पेन फॉर द हेडिंग। ब्लैक पेन आपको इस्तेमाल करना है हेडिंग देने के लिए, और हेडिंग वगैरह प्रॉपर सही तरीके से करना है, और वहां पर आप हेडिंग वगैरह करते समय ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना, और आंसर लिखने समय आप ब्लू पेन का इस्तेमाल करना, जो कि अच्छे से प्रेजेंटेबल को आपको बता पाएगा और आपके प्रेजेंटेबल को अच्छे से दिखा पाएगा एग्जामिनर तक। नेक्स्ट नंबर 13, मेक द फर्स्ट फ्यू पेजेस नीट एंड क्लीन विदाउट एनी कट्स और स्ट्राइक। यहां पर आप लोगों को पहला कुछ पेजेस याद रहे, मैंने आपको बताया था कि पहला ही इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर चीज के लिए। तो आप लोगों को पहला पेजेस जो है यानी एमसीक्यू, एसक्यू और बाकी का 2 से 3 क्वेश्चंस लॉन्ग का आपको कोशिश करना है कि वो जरा भी कट कुट ना हो। तो इसका आप लोगों को ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा पैनिक
पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप अगर कट कुट नहीं करोगे, अगर आपने मान के चला है मुझे कट कुट नहीं करना है, तो आप अच्छे से लिखोगे तो वहाँ पे हो जाएगा। डोंट मेक मिस्टेक्स इन नंबरिंग, नंबरिंग में तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर के लिए कंफ्यूजिंग और परेशानी का बास बनता है। गिव योर 15 मिनट्स टू इवैल्यूएट योर ओन आंसर शीट। नेक्स्ट, करेक्ट वे टू कट एनी मिस्टेक, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। ड्रॉ अ लाइन आफ्टर द कंप्लीशन या कंप्लीटिंग एन आंसर और अ ग्रुप, किस तरीके से करना है अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। इट इज बेटर टू राइट अ सीक्वेंस, अच्छा होता है कि आपको सीक्वेंस में लिखना, जैसे कि मैंने आपको बताया। बिफोर मूविंग अनदर ग्रुप फर्स्ट कंप्लीट द आंसर ऑफ वन ग्रुप एंड ऑलवेज यूज पेंसिल फॉर डायग्राम्स। तो ये बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। जनरल इंस्ट्रक्शन से पहले मैं आपको आ जाता हूं आंसर के ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर, और ओरिजिनल स्क्रिप्ट किस तरीके से होगा वो आप लोग स्क्रीन पे अब देख पा रहे होंगे। ये है बोर्ड की तरफ से स्पेसिमेन कॉपी, जहां पर आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीज फिल आउट करना है। यहां पे आप लोग स्क्रीन पे जो देख पा रहे हो, यही सेम क्वेश्चन आंसर स्क्रिप्ट आपको एग्जामिनर की तरफ से या बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा आपके एग्जाम के ड्यूरेशन में। आप लोगों को जो चीजें यहां पर भरना है वो मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि फ्रंट पेज में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पहला जो आप लोग वहां पे देख पा रहे हो, पहला यहां पे लिखा गया है आपका कि वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन हायर सेकेंडरी एग्जाम / क्लास 11 एनुअल एग्जाम। तो आपका जो एग्जाम है उसमें आपको क्लिक मारना है। आप हायर सेकेंडरी एग्जाम में अपेयर कर रहे हो तो यहाँ आपको क्लिक करना है, यहाँ 2000 आपको लिख देना है 25। ये सारा चीज आपको अच्छे से लिखना है, वरना एग्जामिनर बाद में आपको लिखने के टाइम आकर परेशान कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ये भरना है। यहाँ भरने के बाद आपको अपने सब्जेक्ट को लिखना है, जो भी सब्जेक्ट आपका है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको इंग्लिश लिख देना है। इंग्लिश लिखकर बगल में एक ब्रैकेट टानकर आपके आंसर स्क्रिप्ट में क्वेश्चन नंबर में जो सीरियल नंबर होता है या जो होता है सीरियल नंबर साइड में दिया हुआ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पे, वहां पे एक इन्विजिलेटर आपको बता देगा, और यहां पर आकर यानी सब्जेक्ट की बगल में ही ब्रैकेट देकर आपको ये चीज लिखना है। नेक्स्ट आपको जो चीज यहां पे करनी है वो है आपका नेम। नेम आपको कैपिटल लेटर में यहां पर लिखना है, याद रहे, साफ साफ और बड़ा बड़ा आपको अपना नाम लिख देना है। नेक्स्ट यहां पर रोल यहां पर एक होता है और एक होता है नंबर, जो कि आपके एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन में होता है। रोल और नंबर लिखने के बाद यहां पे होता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये भी आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड में होता है। रोल और नंबर आपका एडमिट कार्ड में होता है, तो उसे आप लोग प्रॉपरली फिल करेंगे, पैनिक नहीं होंगे, आराम से धीरे धीरे देखकर फिल आउट करेंगे, यहां पर गलती ना करना। और अगर ऐसा हो जाता है, होना नहीं चाहिए, और अगर ऐसा गलती कुछ हो जाता है तो वहां पर आप काट कर उसके ऊपर सामने एरो टान करके, यानी मान लो ये वाला मेरा मिस्टेक हो गया तो यहां पर आप टान कर एरो या कहीं भी साइड में टानकर आप लोगों को उसका सही नंबर लिख देना है और इन्विजिलेटर से वहां साइन करवा लेना है। इन्विजिलेटर आपका यहां पे साइन कर देगा। ये बताता है इन्विजिलेटर का सिग्नेचर कि इन्विजिलेटर ने खुद ही आपको ये काम करवाया है या आपका ये गलती हो गया था, इन्विजिलेटर ने इसको अप्रूव किया है। तो ये काम अगर आपका गलती हो जाता है किसी भी रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन में लिखने के लिए, तो आप एग्जामिनर या जो भी आपका इन्विजिलेटर होगा उससे सिग्नेचर जरूर से करवा लेना। अब यहां पे इस चीजों को फिल करने के बाद यहां पर और फ्रंट पेज में आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको आ जाना है सेकंड पेज में। सेकंड पेज जो आपका होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। पहला यहां पर आपका जो एमसीक्यू आता है, आपके लिए आसानी कर दिया गया है, और एमसीक्यू और एसीक्यू के लिए आपके लिए ऑलरेडी बॉक्स बनाकर प्रोवाइड किया गया है। इससे आपका टाइम बहुत सेफ होगा। तो यहां पर आपको करना क्या है, 1 2 3 यहां पर सारा रोमन नंबर में दिया गया है। क्वेश्चन पेपर में भी आपका क्वेश्चन नंबर रोमन फॉर्मेट में दिया हुआ होगा। आपको उन क्वेश्चंस की, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ABCD, यहां पर आपको सिर्फ आंसर लिखना है, सिर्फ आपको लिखना है ऑप्शन, पूरे आंसर्स को नहीं लिखना है। फॉर एग्जांपल 1 नंबर क्वेश्चन का अगर मेरे ऑप्शन जो हो रहा है वो D है, तो हम यहां पर सिर्फ D लिखेंगे और इस तरीके से ब्रैकेट में इसे क्लोज कर देंगे। याद रहे, आप A लिख रहे हो, B लिख रहे हो, C लिख रहे हो या D लिख रहे हो, वो बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए। वो उसके ऊपर डबल पेन या उसे काट कुट नहीं करना है, साफ साफ लिखना है। और प्रीफर करना कि पहले में थोड़ा सा आप इस तरीके से यहां पर साइड में करके लिखो, इस तरीके से, ताकि अगर आपको पता चले कि आपका ये आंसर गलत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया सी यहां पर इस तरीके से लिखा और मुझे बाद में मालूम चला कि इसका आंसर सी नहीं है, तो यहां पर जस्ट एक कट लगाना है और यहां पर फिर इसका आंसर ए है, तो ए आपको यहां पर सीधा से साफ साफ लिख देना है। यहां पर थोड़ा सा साइड करके लिखना ताकि अगर ऐसा हो तो आप उसको सही कर पाओ। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऑप्शन के साथ साथ पूरा वो जो ऑप्शन दिया हुआ होता है उसे भी फिल आउट करते हैं, तो वो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इतना कम स्पेस में आप
वो नहीं लिख सकोगे और एग्जामिनर के लिए परेशानी का बास होगा। इसीलिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है ओनली, या सिर्फ लिख दिया गया है ऑप्शन ही आपको लिखना है, वहां पर आपको आंसर नहीं भरना है। ये बात आप लोग सख्ती से याद रखना कि आप लोगों को क्वेश्चंस का आंसर नहीं लिखना, सिर्फ ऑप्शन लिखना है। एमसीक्यू करने के बाद एसीक्यू में आप आओगे और एसीक्यू में आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इस तरीके से आपका फॉर्मेट और बॉक्स बना हुआ रहेगा। आप लोगों को नंबर देकर एसीक्यू यहां पर लिखना है। जब आप एसीक्यू लिखोगे तो याद रहे काट कूट नहीं होना चाहिए, काटा कुटी आपका नहीं होना चाहिए, कोई भी अनटीडनेस नहीं होना चाहिए। साफ साफ छोटे छोटे हैंडराइटिंग में आप लोगों को, मतलब इतना छोटा कि एग्जामिनर पढ़ पाए, साफ साफ लिखना है। नंबर वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। अगर आप बहुत एक्स्ट्रा चाहते हो तो जस्ट यहाँ पे आप जहां पर आपको दिख रहा है ना नंबर, रोमन नंबर, वहां पे आप लिख देना आंसर, अगर ज्यादा चाहो तो बस, और मतलब साइड में नीचे करके लिख देना और फिर यहाँ पे आंसर लिखना। अगर नहीं भी लिखोगे तो ये चलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर को यहाँ पर लिखना है। और अगर कोई मिस्टेक, और अगर आपको कोई एसीक्यू नहीं आ रहा है तो आप उस जगह को ब्लैंक छोड़ दोगे। बहुत सारे बच्चे 1 का आंसर उसे आ रहा है तो वो 1 लिखने के बाद उसको 2 का नहीं आ रहा है तो 3 का आ रहा है तो वो 3 को 2 की जगह में लिख देता है। ऐसा आपको नहीं करना है। आप अगर 2 का नहीं आ रहा है तो 2 के प्लेस को ब्लैंक छोड़ देना है, इसलिए ताकि बाद में अगर आपको 2 का आंसर मालूम चले तो आप बाद में लिखोगे। लेकिन सीक्वेंस को ध्यान में रखना है, सीक्वेंस को उल्टा फुल्टा नहीं करना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, अगर आपका कोई एमसीक्यू और एसीक्यू यहाँ इस तरीके से सॉल्व कर लेते हो, लेकिन अगर आपका कोई एसीक्यू लिखने के बाद आपको बाद में मालूम चलता है कि वो गलत है, तो उस वक्त आप क्या करोगे? उस वक्त आपके बाद, यानी ये वाला जो पेज आपको देखने को मिल रहा होगा, इसके बाद वाला पेज यहाँ भी आपको करना है। इसके बाद जो ये पेज आपको दिखेगा उस पेज को ब्लैंक रखना है, वहां से आपको लॉन्ग आंसर लिखना स्टार्ट नहीं करना है। यानी एमसीक्यू के लिए ये वाला आपको फिल आउट करना है, एसीक्यू के लिए जितना भी आपका एसीक्यू होगा वो आपको यहां फिल आउट कर देना है। अक्सर वो बेशतर एग्जाम में 16 एसीक्यू होता है तो इसके लिए 16 ही बॉक्स दिया गया है, 16 बॉक्स दिया गया है। लेकिन अगर सर एक कुछ गलत हो जाता है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर वहां पर आप उसको इस तरीके से क्या कर दोगे, काट दोगे, और काट कर वहां पर आपको लिख देना है PTO। क्या लिख देना है? उस पूरे आंसर को काट देना है और वहां लिख देना है PTO। पेज टर्न ओवर में उसका आंसर एग्जामिनर समझ जाएगा। लेकिन कोशिश करना कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यहां पर आप कर देना है। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसके बाद वाला जो आपका पेज होगा उस पेज को, यानी इस पेज को खाली रखना है, और उसके बाद उसके सामने वाला जो पेज होगा वहां से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस लिखना शुरू करना है। अब जब लॉन्ग आंसर्स आप लिखने जाओगे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि शॉर्ट क्वेश्चंस का तमाम मामला आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई मामला में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आप लोगों को ये बात आसानी के साथ और भी बता पाऊं। अगर कोई मसला आपके होता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और आपको बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं लॉन्ग आंसर में। तो मैंने आपको बताया कि इसके जस्ट बाद वाला पेज इस तरीके से होगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इसे ब्लैंक रखना है। अगर कुछ गलती नहीं भी होता है फिर भी आपको इसे ब्लैंक छोड़ देना है। नेक्स्ट जो आप लिखने जाओगे वो इसके सामने वाले पेज से लिखोगे। जब आप वहां लिखने जाओगे तो यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंटेशन देना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करना है आपको प्रेजेंटेशन में? तो आपके पास टाइम वहां पर होगा और उस टाइम में आपको सबसे पहले मार्जिन टान लेना है। मार्जिन किस तरीके से टानना है? तो पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा दोनों साइड से चौड़ा चौड़ा मार्जिन टानना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप इस तरीके से मार्जिन टानोगे, इस साइड से इस तरीके से मार्जिन टानोगे, यहाँ से इस तरीके से मार्जिन टानोगे, और यहाँ से, मतलब चारों साइड से आपने मार्जिन लिया। मार्जिन लेने के बाद आपको फिर जहाँ से आंसर लिखना है, फॉर एग्जांपल मुझे आंसर लिखना है उर्दू में, तो हम उर्दू के साइड से लिखेंगे। तो अब हम एक और, चूंकि उर्दू इस तरफ से लिखा जाता है, तो अब हम एक और मार्जिन टानेंगे इस जानिब, इस तरीके से करके। यहाँ पे सर क्या होगा, यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखने के बाद अब मुझे जो भी ग्रुप के आंसर को लिखना है पहले उसे मुझे साफ साफ करके मेंशन कर देना होगा कि मुझे कौन से ग्रुप के आंसर को लिखना है। तो अगर आपके आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर, क्वेश्चन स्क्रिप्ट के ऊपर कोई अगर दिया हुआ होगा ग्रुप, तो वहां पे आपको ग्रुप ऊपर में मेंशन कर देना है, जैसे GROUP ग्रुप नंबर A या B जो भी आपका वहां पे दिया होगा उसे थोड़ा साफ साफ मैं यहाँ क्लियरली मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ, लिखा ढंग से नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने जो ये इस टाइप में इधर 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 और इस तरफ जो आपने मार्जिन टाना है, यहां पर आप लोग ध्यान रखें कि कुछ भी आपको नहीं लिखना है। तो सर फिर क्वेश्चन नंबर कहां लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है इस साइड में। कौन सी साइड में? ये जो आपने मार्जिन लिया ना, ये वाला मार्जिन, इस वाले मार्जिन में लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं उर्दू के क्वेश्चन पेपर को देख रहा हूं, मेरे पास उर्दू का जो क्वेश्चन पेपर है वो है आपका 2024 का। इस 2024 के क्वेश्चन पेपर में फॉर एग्जाम्पल मैं लिखने स्टार्ट कर रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन,
और जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ वो है पहला सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, वो है 3 नंबर में। तो मुझे यहाँ पे 3 नंबर डाल देना है। क्या डालना है? 3 नंबर डालना है। और 3 नंबर डालने के बाद यहाँ पे एक लाइन टान देना है। अगर आपके पास वक्त बच रहा है तो आप यहाँ लिख देना जो वहाँ पे लिखा हुआ है, किसी 2 सवालों के जवाब दे, उर्दू में वहाँ लिखा होता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है और 1 नंबर लिखना है कि आप कौन सा लिख रहे हो, 1 लिखना है। और फिर यहाँ बाहर में आपको लिखना है उसका जवाब, और फिर यहाँ से आपको अपना आंसर को स्टार्ट कर देना है। इस तरीके से आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। और अगर आप इंग्लिश में लिखोगे, कोई और सब्जेक्ट में लिख रहे हो, तो आपको फिर जिस तरीके से आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हो तो फिर आपको इस साइड में यहाँ मार्जिन देना है, और इस साइड में मार्जिन देके जो काम मैंने यहाँ किया है वही काम आपको सेम वहाँ पे करना है। लेकिन जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उन बच्चों को मैं उम्मीद करता हूँ बात साफ साफ समझ आ रही है। पहला क्या करना है, 4 साइड आपको मार्जिन टानना है। दूसरा, आप जिस साइड से लिखोगे उस साइड में एक और मार्जिन इस तरीके से आपको लेना है। मार्जिन लेने के बाद अब आप प्रॉपरली नंबरिंग करोगे कि जिस भी नंबर आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 3 का मैं 1 लिख रहा हूं तो पहले यहां पे 3 लिख करके एक लाइन टान दिया मैंने। वहां पे जो लिख पा रहा हूं अगर मैं कि 2 सवालों के जवाब दो तो लिख देता हूं, बेहतर है, और नहीं लिखता हूं तो चलेगा। फिर यहां पर आपको क्वेश्चन का नंबर देना है, और नंबर देने के बाद बाहर जवाब लिख के इसे अंडरलाइन करना है। फिर यहां से आपको जवाब लिखना स्टार्ट कर देना है। इस तरीके से मान लो कि 3 का 1 कंप्लीट हो गया सर, अब 3 का 2 आया है, तो 3 का 2 में आप क्या करोगे, 3 का जहां पर आपका ये आंसर कंप्लीट हुआ है वहां पर आप उस आंसर को ऐसे करके ब्लैंक लाइन देकर, इस तरीके से लाइन देकर आप शो करोगे कि आंसर यहां पर ये वाला आपका कंप्लीट हो गया, नंबर 1। उसके बाद जब आप, या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम ग्रुप को अलग फर्दर सेग्रीगेट करना चाहते हैं, तो अगर आपका 3 का 1 का आंसर कंप्लीट हुआ है तो आप इस तरीके से मार्क कर दो कि 3 का 1 कंप्लीट हो गया। फिर उसी के बाद फिर यहां पे एक 3 लिख दो आप। 3 लिखने के बाद फिर ये लाइन इस तरीके से टान दो। टानने के बाद फिर उसका 2 नंबर लिखना शुरू कर दो। तो इस तरीके से आप सेम प्रोसीजर को फॉलो करोगे। और अगर आपका एक सेक्शन यानी 3 कंप्लीट हो गया है, 3 से कोई 2 क्वेश्चन करना होता है, आपने 2 कंप्लीट कर लिया, तो अगर आप 3 को पूरा कंप्लीट कर लिया तो फिर आपने एक ऐसा मार्क देना है, ये मार्क शो कर रहा है कि आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। फिर दूसरा सेक्शन में आप जाओगे और इसी सेम प्रोसीजर को फॉलो करोगे। फिर जब दूसरा सेक्शन का भी 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये वाला मार्क आपको इस तरीके से दे देना है कि सेक्शन कंप्लीट हो गया है। फिर वहां पे 4 नंबर डाल के आगे आपको प्रोसीड करना है, फिर 5, 6 इस तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको साफ साफ समझ में आ रही होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। आप पेंसिल एंड स्केल अपना तमाम जो भी सामान है वो उसे अच्छे से लेकर जाओगे और पेपर प्रेजेंटेशन के इन बातों को ध्यान रखोगे। देखो ऑटोमेटिकली देखकर पेपर थोड़ा प्रेजेंटेबल लग रहा है। अगर इस तरीके से आप आंसर को लिखे हो ना, तो देखो यहाँ पर देखने के बाद तुमको खुद ही थोड़ा पेपर का प्रेजेंटेशन सही और अच्छा लग रहा है, और ऑटोमेटिकली एग्जामिनर आपको मार्क्स देने पर मजबूर हो जाएगा और आपको मार्क्स देना ही उसे पड़ेगा। तो इन बातों को आप लोगों को ध्यान में रख करके अपने आंसर्स को फॉलो करना है और आंसर्स को लिखना है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो अक्सर व बेशतर बच्चे ध्यान नहीं रखते। इन बातों को मैंने उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लूज शीट मिलता है तो देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे, इस तरीके से आपको लूज शीट मिलेगा, और लूज शीट में भी आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर देखो लिखा हुआ आ रहा है। यहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर फिल आउट करना होगा इस तरीके से, जो रजिस्ट्रेशन आपने पहले फिल किया था। और जब आप लूज शीट लोगे तो आपके पास टाइम अब कम बचेगा, तो यहां पर आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप हर आंसर के ऊपर इस तरीके से मार्जिन को टानो। तो आप यहां पे क्या करोगे, जस्ट आप इसको दोनों साइड से, यानी इस साइड से, इस जानिब से और इस जानिब से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लोगे। देखो स्क्रीन पे आपको एक वीडियो दिखाया जा रहा है, इसी तरीके से इस साइड से भी और इस साइड से भी जितना मार्जिन आपने फर्स्ट पेज में रखा था, यानी पहले वाले सीट में, मेन सीट में, उतना ही मार्जिन आपको दोनों साइड से यहां पर मोड़ देना है। और फिर जब आप लूज शीट लोगे तो यहां पर आपको लिख देना है लूज शीट नंबर 1। याद रहे जितना भी आप लूज शीट लोगे वहां पर 2 लिख देना है, और जितना भी लूज शीट लोगे आप उस लूज शीट के ऊपर नंबरिंग जरूर से मेंशन करते जाओगे। इससे आपके एग्जामिनर को आसानी होगा। और जब आप फाइनली कर लोगे कंप्लीट तो आपका जो फ्रंट पेज होगा, यहां पर आपने कितना लूज शीट लिया है उसे यहां पे जरूर से मेंशन कर देना। 1 जैसे कि आपने लिया है टोटल 4 लूज शीट, तो 4 लूज शीट में 1 + 1
+1 इस तरीके से इक्वल टू 4। यहाँ पे आप इस तरह से लिख देना है, ताकि अगर आपका वो लूज शीट फट जाता है या हेरा जाता है, वो जो आपको सूता मिलता है बांधने के लिए, यहाँ से एक यहाँ पर दरअसल एक होल होता है, इस होल से आपको डालकर अपने आंसर शीट को बांधना होता है। तो वो अगर होल से फट जाता है पेपर आपका, तो एग्जामिनर आपको समझ पाएगा कि आपका लूज शीट था और आपने का ये लूज शीट हेरा गया है। और तमाम लूज शीट पे अपने इन्विजिलेटर का आपको साइन कराना भी लाजमी होगा। तो ये रहा बात। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर मोटा मोटी आप लोगों को तमाम बात समझ आ गया होगा। इन बातों को आप लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। पहला MCQ, पहला 15 मिनट जो आपको मिलेगा, वहां पे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर लेना है। MCQ एंड ACQ को मुकम्मल तरीके से सीक्वेंस में रखना है। अगर कोई और मसला आपके सामने आता है, अगर कुछ नहीं आ रहा है आपको, तो उस केस में आप दरअसल उन चीजों को वहां पे खाली ब्लैंक छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। टाइम को मिनट, 1 मिनट भी आपको अपने एग्जाम हॉल में वेस्ट नहीं करना है। इन बातों को आप लोगों को सख्ती से ध्यान रखना है। लूज शीट लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया। लूज शीट लेते हो तो टाइम बचाने के लिए किस तरीके से इसको फोल्ड करना, वो भी मैंने आपको बता दिया। और इस तरीके से फ्रंट पेज में लेकिन लाइन और मार्जिन जरूर से आप लोग टानना, ताकि पहला प्रेजेंटेशन आपका अच्छा रहे और एग्जामिनर आपको मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए। तो इन बातों को आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। यही है प्रेजेंटेशन का मेन अहम मुद्दा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको क्या क्या करना है। जनरल इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, रीड क्वेश्चंस केयरफुली। क्वेश्चंस को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। अक्सर वो बेशतर बच्चे क्वेश्चन का एक वर्ड देख के वो सोचते हैं मुझे इसका आंसर आता है, वो लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन डिमांड आंसर क्वेश्चन का कुछ और ही होता है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ते हुए प्रॉपर हेडिंग करके आप लोगों को आंसर देना है। अक्सर वो बेशतर बच्चे दरअसल सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखते हैं साइड में, क्वेश्चन का नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो क्वेश्चन का नंबर लिख कर ही आंसर को लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को लिखने के बाद उस क्वेश्चन का प्रॉपर आपको हेडिंग करना है और उसे अंडरलाइन करना है अच्छे ढंग से, और फिर आपको इंट्रो देकर, बॉडी देकर और कंक्लूजन देकर अपने आंसर को मुकम्मल करना है। ये प्रेजेंटेशन का सही तरीका होता है। नंबर देने के बाद हेडिंग प्रॉपर देना है। हेडिंग देने के बाद लॉन्ग आंसर लिखने टाइम में सब हेडिंग को प्रॉपरली मैनेज करना है और फिर कंक्लूजन देके अपने आंसर को कंक्लूड करना है। नेक्स्ट, मैनेज टाइम वाइजली। वाइजली आपको अपने टाइम को मैनेज करना होगा, एलोकेट कर देना होगा ईच क्वेश्चन के लिए, ईच सेक्शन के लिए अपने टाइम को, ताकि आपका क्वेश्चंस नहीं छूटे। ये बात बहुत ध्यान आप लोगों को रखना है कि टाइम उस सेक्शन में उससे ज्यादा ना जाए जितना आपने अलॉट किया है, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको राइट केयरफुली एंड नीटली, ध्यान से लिखना है और अच्छे से लिखना है। पैनिक नहीं होना है। अक्सर वो बेशतर बच्चे बहुत पढ़ने के बावजूद भी लास्ट में जाकर पैनिक नहीं होते। देखो, आपके हाथ में जो है आप उस पर बिलीव रखो। आपने पूरा अपना बेस्ट दिया, आपकी सलाहियत में जितना था आपने उतना किया है। अब बाकी चीजें, रेस्ट ऑफ द थिंग लीव इट इन द हैंड ऑफ अल्लाह, अल्लाह के हाथों में छोड़ दीजिए। आपके हाथ में तमाम चीजें नहीं कि आप अपने लिए रिजल्ट प्रोड्यूस कर लो। रिजल्ट आपके हाथों में नहीं होता। आप अपना बेस्ट दो, बाकी अल्लाह की जो मर्जी होगी वो आपके साथ होना है, वही होगा। नेक्स्ट, एग्जाम हॉल के दौरान में आपको क्या करना है, कैरी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड और एडमिट कार्ड को ध्यान से अच्छे से लेकर जाना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, वरना फिर से पैनिक का सिचुएशन क्रिएट होगा वहां पर। तो इसे अच्छे से लेकर जाना है। ट्रांसपेरेंट बोर्ड ले लेना है। तमाम स्टेशनरी का सामान आपको ले लेना है, पेंसिल वगैरह, पेन एक्स्ट्रा ले लेना है आपको। 2-4 पेन ब्लू लेना है, 2-4 पेन आपको ब्लैक लेना है, पेंसिल लेना है, इरेजर लेना है, और जो भी आपको रिक्वायरमेंट होता है चीज़ का। जैसे अगर इकोनॉमिक्स का आप देने जा रहे हो या एजुकेशन का, तो वहाँ पे आपको कैलकुलेटर का भी रिक्वायरमेंट पड़ता है, वो भी आप अच्छे से लेकर जाओगे। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया उसे ध्यान से सुनना है इन्विजिलेटर के द्वारा, और आपको मैल प्रैक्टिसेस यानी उल्टा फुल्टा चीज़ आंसर स्क्रिप्ट में नहीं लिखना है। आफ्टर एग्जाम डू नॉट डिस्कस द टू मच, किसी के साथ आंसर्स को डिस्कस नहीं करना है, उससे आपका नेक्स्ट एग्जाम में इंप्रेशन खराब पड़ेगा और आप मतलब थोड़ा डिमोटिवेट हो जाओगे, तो वो आपको नहीं करना है। प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, और आपको अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद भी आपके एग्ज़ाम को आसान बनाने के लिए मुसलसल और लगातार जद्दोजहद करता जा रहा हूं, और एक के बाद दीगर वीडियोस को आप लोगों के लिए अपलोड करता जा रहा हूं। इससे पहले दरअसल तमाम चैप्टर्स के सजेशन, तमाम सब्जेक्ट्स के सजेशंस को मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग दरअसल डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, लिंक दिया गया है, या फिर आप डायरेक्ट चैनल के आइकन पे क्लिक करके उन वीडियोज़ को ज़रूर से विजिट कर ले,
अपने एग्जाम से पहले, क्योंकि आपके एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चंस में से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो आप लोग इसे मिस आउट ना करें। इस कम से कम टाइम के तैयारी को बेहतर से बेहतरीन तरीके से एक करके अपने मेहनत को सही डायरेक्शन में लगाकर अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव करें। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए, आप लोगों की बेहतरी के लिए दरअसल लगातार मेहनत किया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सबको सब्सक्राइब करने को कहें, वीडियोस को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि तेजी के साथ और भी आपके पूरे एग्जाम की ड्यूरेशन और पीरियड में हम लोग लगातार आपकी मदद करते रहें। तो ये बात आप लोगों को कतई नहीं भूलना है। बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखकर इसे यूं ही छोड़ देते हैं। आप लोगों को वीडियोस देखने के साथ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इससे हम लोग को एक मोटिवेशन मिल पाए और भी बच्चों का भला हो पाए। तो ये आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझकर ये काम को सही से करें और आगे भी दूसरे लोगों तक फॉरवर्ड कर दें। तो ये तमाम बातें मैंने आप लोगों को, जो भी मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे साइड से मुझे इंपॉर्टेंट लगा और जो भी चीज़ें मैंने अपने एग्जाम के दौरान में फील किया, उन तमाम बातों को मैंने आपके सामने पेश कर दिया। मैंने जो भी बातें बताया है उससे जस्ट एक बार मैं क्विक समराइज करता हूं कि मैंने आपको क्या क्या बातें बताई। पहला जो बात मैंने आपको बताया है कि एग्जाम हॉल में जितना आपको आपका एग्जाम अगर शुरू 10 बजे से है तो आपको 9:30 में एग्जाम हॉल में रीच कर जाना है। 9:45 में आपको एंट्री मिलेगा, वहां पर बैठ के आराम से चीज़ों को डील करना है। पैनिक बहुत होता है एग्जाम के ड्यूरेशन में, एग्जाम के दिनों में, तो पैनिकनेस को बिल्कुल भी अवॉइड करना है और हर चीज को टाइमली आपको मैनेज करना है ताकि पैनिकनेस आपके साथ ना हो। तो आप लोगों को टाइम से एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है। जाने के बाद जो आपको सबसे पहले बेल बजेगा, फर्स्ट बेल, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। 15 मिनट को बहुत ही वाइजली इस्तेमाल करना है। आप अपने लिए मार्क इस्तेमाल कर लोगे। अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप क्लिक कर देना टिक। अगर आपको कोई नहीं आता है, डाउट है, तो वहां पर आप गोल कर देना। अगर आपको कोई बिल्कुल भी नहीं आता है तो वहां पे अब इस तरीके से आप रॉन्ग साइन को क्लिक कर देना, ताकि आपको ये सिंबलाइज करे कि आप कौन कौन से कर पा रहे हो, कौन कौन से नहीं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू के लिए आप ऊपर में डाउट दे देना जो आपको आंसर लग रहा है उस पर, ताकि आपको सीट मिलते ही आप लिखना शुरू कर दो। एसीक्यू के लिए आप लोग आओगे और डायरेक्टली वहां पर सॉल्व करना शुरू करोगे। एसीक्यू में भी क्वेश्चन पढ़ते समय आप लोग दरअसल इस मार्क का इस्तेमाल कीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ना है। फिर आपको दोनों को करने के बाद दोनों की जगह को मैंने आपको दिखाया, क्वेश्चन आंसर स्क्रिप्ट कैसा होगा वो मैंने आपको दिखाया। और अक्सर वो बेशतर बच्चे को मैंने बताया कि क्या गलतियां करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने गलती किया है कि यहां पर वो पूरे ऑप्शंस को लिखते हैं। पूरे ऑप्शन को नहीं लिखना है, सिर्फ ऑप्शन के नंबर को लिखना है। ये बात मैं बार बार आपके सामने कह रहा हूं। नेक्स्ट एसीक्यू में आप लोगों को यहां पे जो बॉक्स दिया गया है उसी बॉक्स के अंदर अपने एसीक्यू को लिखना है और सही से आपको यहां पर ढंग से लिखना है। थोड़ा सा मतलब बड़ा नहीं करना है ज्यादा, ताकि उसके अंदर आपका मटेरियल पूरा आ जाए। और बहुत सारा बात यहां पे आप नहीं लिख पाओगे, देख पा रहे हो, टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना होगा। उसके बाद जब आप एसीक्यू को कंप्लीट कर लोगे तो इस नेक्स्ट पेज को आपको छोड़ देना है, ताकि अगर कुछ एसीक्यू आपका मिस्टेक हो जाए, नहीं होना चाहिए, अगर हो जाए तो यहां पर आप लिख पाओगे। उसके बाद अब जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखने को आओगे तो मैंने आपको बताया मार्जिनिंग कैसे करना है और किस तरीके से आपने आंसर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, नंबरिंग कहां करना है, चारों साइड में जो आपने मार्जिन टाना वहां कुछ भी नहीं लिखना है। ये तमाम बातें मैंने आपको बता दी। फिर अगर आप लूज शीट लोगे तो इस तरीके से आपको लूज शीट देखने को मिलेगा। लूज शीट के ऊपर आपको नंबर जरूर से मेंशन कर देना है कि कौन से नंबर का लूज शीट है आपका, 1 या 2 या 3 या 4 जो भी आप ले रहे हो। और फिर वहां उस लूज शीट के ऊपर आपको अपना रजिस्ट्रेशन लिखना है और फिर इन्विजिलेटर से साइन करवाना है। यहां जो आप होल देख रहे हो, इस होल की मदद से आपको अपने मेन स्क्रिप्ट के साथ उसे बांध देना है। एक छोटे से धागे की मदद से वो दिया जाता है काउंसिल की तरफ से, तो बांध देना है आपको। और जो मेन आपका आंसर स्क्रिप्ट होगा वहां पर आप दरअसल तमाम चीजों को या जितने भी लूज शीट आपने लिया है वहां पर ++1 कर आप दरअसल इसके फर्स्ट हेड में जरूर से मेंशन कर देना, ताकि अगर आपका कुछ हेरा जाता है लूज शीट तो वहां पर एग्जामिनर आपको वो दे पाए। इस तरीके से मेंशन कर देना। और फ्रंट पेज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से क्लियरली भरना, साफ साफ, ताकि एग्जामिनर के लिए वो आसानी हो। और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आपको आपके एग्जाम में नीड है वो तमाम चीज़ों को आप लोगों को एक्स्ट्रा 2-3 लेकर जाना है, ताकि आप आराम से चीज़ों को डील कर पाओ। और टाइम को बहुत ही वाइजली मैनेज करना है। अपने साथ अपना एक घड़ी वॉच लेकर जाना है, लेकिन याद रहे वो वॉच स्मार्ट वॉच कोई भी नहीं होना चाहिए। आप लोगों को नॉर्मल क्लॉक लेकर जाना है और टाइम को बिल्कुल ध्यान में रखकर अपने आंसर्स को लिखना है। और इस तरीके से अगर आप अच्छे से प्रेजेंट करते हो तमाम बातों को जो मैंने आप लोगों को बताया है अपने एक्सपीरियंस से, अपने एग्जाम हॉल के एक्सपीरियंस से, अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते
हो तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से जाए और आप लोग दरअसल एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाओ और अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाओ। आज के लिए इतना ही। इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने तमाम सब्जेक्ट के सजेशंस को आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, उर्दू, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ENVS, इसके अलावा इकोनॉमिक्स और एजुकेशन, तमाम सब्जेक्ट्स के आर्ट्स स्ट्रीम के लिए मैंने सजेशंस को अपलोड कर दिया है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाया जा सके। अगर आप लोगों का इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखता है तो मैं और भी तेज़ी के साथ आप लोगों के लिए काम करूँगा और आने वाले दिनों में आपके लिए कॉलेज के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग ज़रूर से चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और खुसूसन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर बच्चे अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम हॉल में पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है और अपने ऊपर एतमाद रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आर बेस्ट विशेस विद यू।